हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉवेल बाय चार्ल्स डिकेंस, दैट इज ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशंस से आपके क्वेश्चन बनते हैं टाइटल वाइज। क्या इसका बैकग्राउंड था, ये किस टाइप ऑफ नॉवेल से बिलोंग करता है, या नॉवेल की बहुत सारी कैटेगरी है तो इसकी क्या कैटेगरी है, इसकी थीम, इसके कैरेक्टर्स। तो कई सारे क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। अगर हम पब्लिकेशन ईयर की बात करें तो यहाँ पे 1860 से 61 के बीच में ये serialize होता है। तो अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास और डिस्कस करते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन वॉज पब्लिश इन 1860 टू 61 एज अ सीरियल नॉवल, क्योंकि पहले के टाइम में सीरियलाइज्ड हुए हैं नॉवल। और चार्ल्स डिकेंस के बहुत सारे नॉवल सीरियल फॉर्म में ही हुए हैं, बहुत सारे के मतलब ऑलमोस्ट सारे ही। तो जो जो इनके इंपॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनकी आपको मैगजीन याद रखनी है कि कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुए हैं और ईयर याद रखना है। तो डिकेंस की वीकली मैगजीन थी ऑल द ईयर राउंड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इट बिलोंग्स टू डिकेंस लेटर फेज, तो लेटर फेज से बिलोंग करता है, जिसमें आप देख सकते हैं 1859 में आता है इनका नॉवेल अ टेल ऑफ टू सिटीज, 1860 टू 61 ग्रेट एक्सपेक्टेशन, और इसके बाद इनका वर्क आता है और म्यूचुअल फ्रेंड। इनका इनकम्प्लीट वर्क है द मिस्ट्री ऑफ एडविन ड्रूड। फिर इनकी डेथ हो जाती है 1870 में और वो कंप्लीट नहीं हो पाता। ठीक है। इस नॉवेल की बात करें तो इसमें हमें साइकोलॉजिकल डेप्थ मिलती है, मॉरल कॉम्प्लेक्सिटी, सोशल क्रिटिसिज्म। द नॉवेल रिफ्लेक्ट्स विक्टोरियन इंग्लैंड, पार्टिकुलरली इट्स रिजिड क्लास सिस्टम। तो इसमें क्लास सिस्टम को दिखाया गया है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, क्राइम, पॉवर्टी एंड द इल्यूजन ऑफ जेंटिलिटी। ये इल्यूजन ऑफ जेंटिलिटी इसकी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स है, हम इसे देखेंगे। द नॉवेल इज सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। देखिए, ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल की हम बात करें तो डेविड कॉपरफील्ड है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल, बट इसमें कुछ एलिमेंट्स हमें मिलते हैं डेविड डिकेंस की लाइफ से, स्पेशली जो इनका ग्रोथ होती है। ठीक है, बिकॉज ही ऑल्सो बिलोंग टू अ हम्बल बैकग्राउंड, बहुत पुअर बैकग्राउंड से थे, और वो धीरे धीरे उनका जैसा डेवलपमेंट होता है, जैसे ग्रोथ होती है, तो हम यहाँ पे भी वो ग्रोथ देखते हैं। बट ये पूरी तरह ऑटोबायोग्राफिकल नहीं था, इसलिए ये सेमी ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कहलाता है। लाइक पिप, डिकेंस रोज फ्रॉम हम्बल ओरिजिन टू सोशल सक्सेस, एंड थ्रू पिप्स जर्नी डिकेंस क्वेश्चन वेदर वेल्थ एंड सोशल स्टेटस ट्रूली ब्रिंग हैप्पीनेस और मॉरल सुपीरियोरिटी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप आंसर लिखेंगे तो इसको ऐड करेंगे कि यहाँ पे जो ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है, वो जो टाइटल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मीन्स अबाउट वेल्थ, है ना। उनको ऐसा लगता है, पिप को हमेशा से, कि अगर उनके पास पैसे होंगे तो शायद स्टेला, जो मिस हैविशम है, वो स्टेला से उनकी शादी करा देंगी। और मे बी इनका हम्बल बैकग्राउंड है, इस कारण इनको स्टेला की तरफ से उतना नहीं अफेक्शन मिलता है। तो इनके मन में ये बात रही है, इसलिए इन्होंने बचपन से ही सोचा था कि ये बड़े आदमी बनेंगे, वेल्थ एंड सोशल स्टेटस कमाएंगे, और शायद इससे उनकी लाइफ में हैप्पीनेस एंड मॉरल सुपीरियोरिटी आएगी। पर बाद में इन्हें रियलाइजेशन होता है कि ऐसा रियल है या नहीं। सिंबलिज्म हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सतीश हाउस डिके है, इमोशनल स्टैग्नेशन है, मतलब इमोशनली वो पूरी तरह से ड्राई हो चुकी है ना, क्योंकि उनके साथ धोखा किया है, कॉम्पिसन ने धोखा किया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु डिसीव्ड मिस हैविशम, तो कॉम्पिसन ने धोखा किया था। और चेन्स एंड फाइल्स, ये किसको दिखा रहा है? क्राइम एंड फ्रीडम को। ठीक है। फायर, फायर किसका सिंबलिज्म है? डिस्ट्रक्शन एंड रेपेंटेंस, क्योंकि लास्ट में हम देखते हैं कि मिस हैविशम के यहाँ आग लग जाती है, और यहाँ पे पिप बचाने की उन्हें बहुत कोशिश करते हैं, पर वो बच नहीं पाती है ना। फॉग, फॉग कंफ्यूजन को दिखा रहा है, मॉरल अनसर्टेनिटी को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉग। अब यहाँ से आपको पॉइंट मिलेगा टाइटल जस्टिफिकेशंस का। तो यहाँ पे हम पहले अभी समरी थोड़ा शॉर्ट में डिस्कस करेंगे कैरेक्टर, और उसके बाद हम क्वेश्चंस को भी देखेंगे। द टाइटल रेफर्स नॉट ओनली टू पिप्स फाइनेंशियल होप्स बट ऑल्सो टू हिज मॉरल इल्यूजन्स। क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी? उसकी एक्सपेक्टेशन थी कि वो बड़ा आदमी बनेगा, बहुत कुछ हासिल कर लेगा, बट द एक्सपेक्टेशन लीड्स टू डिसअपॉइंटमेंट एंड अल्टीमेटली लीड्स टू सेल्फ रियलाइजेशन। जब वो थोड़ा-सा लंदन जब वो जाता है, तो उसे थोड़ा-सा कहीं न कहीं अपने बैकग्राउंड से उसे चिढ़ होने लगती है। उसे शर्म आने लगती है कि वो इतने गरीब परिवार से बिलॉन्ग करता है। और जो ग्रेगरी जिसने उनकी हमेशा मदद करी, उनके जो ब्रदर इन लॉ है, उनसे वो मिलते भी नहीं हैं। उनसे मतलब मिलना भी उन्हें बड़ा शर्मशार वाला फीलिंग देता है ना? जॉनरा बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मल्टी जॉनरा नॉवेल है, और ये इम्पोर्टेंट बहुत है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए।
और आपको ये याद रखना है, इट इज़ अ बिल्डंग्स रोमन। बिल्डंग्स रोमन ऐसा नॉवल जिसमें हम चाइल्डहुड से मैच्योरिटी का ग्रोथ देखते हैं। ठीक है, नॉवल ऑफ एजुकेशन भी इसे बोलते हैं। एंड दिस नॉवल ट्रेसेस पिप्स मॉरल इमोशनल साइकोलॉजिकल ग्रोथ फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। ये हमें इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। जब भी आप आंसर लिखेंगे तो आप इसे ऐड करेंगे। सोशल नॉवेल भी है क्योंकि एक्सपोज करता है ये क्लास डिवीजन को, फॉल्स जेंटिलिटी को एंड इनजस्टिस इन विक्टोरियन सोसाइटी। ठीक है। साइकोलॉजिकल नॉवेल है क्यों? क्योंकि ये पिप के इनर कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, एम्बिशंस एंड सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाता है। पिप के कॉन्फ्लिक्ट, गिल्ट, एम्बिशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन को दिखाता है। और ये रियलिस्ट नॉवेल भी है क्योंकि यहाँ पे जो कैरेक्टर्स है, जो सिचुएशंस है, वो रियल लाइफ से लिए गए हैं, कोई फैंटेसी से नहीं लिए गए हैं। कोई रोमांटिक सिचुएशन नहीं, कोई इमेजिनरी सिचुएशन नहीं है, बल्कि रियल है। अब हम प्लॉट देखते हैं। प्लॉट को 4 पार्ट में हमने डिवाइड किया है। तो पिप का चाइल्डहुड, शुरुआत क्या है? शुरुआत है ग्रेवयार्ड में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि शुरुआत में क्या सीन है? तो ग्रेवयार्ड में, जहाँ पे पिप अपने माता-पिता की ग्रेव पे जा रहे हैं और इनका पालन-पोषण इनकी सिस्टर ने किया है, मिसेस जो कि बहुत हार्श है, लेकिन इनके ब्रदर इन लॉ जो ग्रेगरी काफ़ी ज़्यादा काइंड हार्टेड है, तो इनका कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये जब ग्रेव पे जाते हैं, वहाँ से वापस आ रहे होते हैं, तो इनको एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है एबेल एबेल मैग्विच। और ये जेल से भागे हुए अपराधी हैं, कॉन्विक्ट मतलब अपराधी। और ये उसको डराते हैं और उससे खाना मांगते हैं, है ना? तो पिप इन्हें हेल्प करता है, खाना देता है, फाइल देता है। और ये इनकी मदद करते हैं अच्छे मन से, जिसके कारण बाद में मैगविज इनके बेनिफैक्टर बन जाते हैं। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, हु वाज बेनिफैक्टर ऑफ पिप? तो पिप के बेनिफैक्टर थे एबेल मैग्विच। हालांकि इन्हें लगता है कि मिस हैविशम है। तो ये बहुत इनके लिए बहुत क्रूशियल पार्ट बन जाता है इनकी लाइफ का, जो इन्होंने मदद करी है, क्योंकि बाद में मैग्विच इनकी मदद करेंगे। पिप को सतीश हाउस लिया जाता है। तो कौन इन्हों ले जाते हैं, ये आप याद रखें, अंकल अंकल पंबलचुक। ठीक है, अंकल पंबलचुक इन्हें ले जाते हैं सतीश हाउस। और क्यों ले जाते हैं? क्योंकि स्टेला को खेलने के लिए कोई चाहिए होता है। ठीक है, तो ये मिस हैविशम कौन है? ये एक वेल्दी वुमेन है जिनको इनकी शादी के टाइम पे छोड़ दिया गया था। और इन्होंने स्टेला का पालन पोषण किया। तो आपको ये भी ध्यान रखना रहेगा कि स्टेला के फादर कौन है। ये आपके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इन्होंने स्टेला का पालन पोषण किया था और इस हिसाब से किया था उन्होंने उसको बड़ा बड़ा, ताकि वो हार्टलेस हो सके और बाकी लोगों का हार्ट ब्रेक कर सके, क्योंकि इनका हार्ट ब्रेक किसी ने किया था, तो बदला लेती हैं ये आदमियों से, है ना? Pip falls in love with Stella and becomes deeply ashamed of his humble background and Joe's simplicity. अब पिप को स्टेला पसंद आ जाती है और इन्हें अपने जो पुअर बैकग्राउंड है और जो की जो सिंप्लिसिटी, उससे इन्हें शर्म आने लगती है कि मेरे हम्बल बैकग्राउंड के कारण ही मेरी शादी नहीं हो पा रही है। ठीक है, बाद में पिप को खबर मिलती है कि उनको ग्रेट एक्सपेक्टेशन मिल गई है। ग्रेट एक्सपेक्टेशन मतलब कि इनको वेल्थ मिल गई है, किसी ने इनको पैसे दिए हैं और इनकी अब एजुकेशन होगी एज अ जेंटलमैन इन लंदन। तो इनको क्या लगता है कि ज़रूर मिस हैविशम ने ही इनको पैसे दिए होंगे, इनकी मदद करी होगी बेनिफैक्टर के तौर पे, और वो सपने देखने लगते हैं स्टेला से शादी करने के लिए। ठीक है, तो इनको ऐसा लगता है कि मिस हैविशम इन्हें जेंटलमैन बनाना चाहती हैं ताकि वो शादी कर सकें। अब यहाँ से आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इनको कौन खबर देता है कि इनको किसी ने अपने पैसा दिया है या इनकी कोई मदद करना चाहता है? तो वो कैरेक्टर है जैगर्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये एक वकील है। ठीक है, जैगर्स इनको इनको बताते हैं कि कोई बेनिफैक्टर है जो इनको पैसे देना चाहता है। हालांकि जैगर्स को पता था कि वो रियल व्यक्ति जो है वो एबेल मैग्विच है, लेकिन वो बताते नहीं हैं। ठीक है, इसके पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये दिखाया जाता है कि पिप जो है वो अपने ब्रदर इन लॉ जो की मदद करते हैं, और जो कि जो क्या है, ब्लैक स्मिथ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये एक ब्लैक स्मिथ है और इनकी मदद करते हैं एज एन अप्रेंटिस। और ये बहुत कोशिश करते हैं स्टेला या मिस हैविशम को खुश करने की, लेकिन मिस हैविशम बिल्कुल खुश नहीं होती हैं। वो हमेशा उनको अपने घर के कामों में बस हाथ ही बटाने के लिए कहती हैं, बाकी उनका शादी का कोई विचार नहीं है। इसके अलावा यहाँ पे एक और कैरेक्टर है जो आपको ध्यान रखना है,
वो है ऑर्लिक। ऑर्लिक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है। ऑर्लिक भी काम करते हैं जो के यहाँ, और ये बहुत मेलिशियस नेचर के हैं, ठीक है, बहुत ही मेलिशियस नेचर के हैं, और इन्हें बहुत बुरा लगता है कि इनकी जगह पिप काम करने लगे हैं। और इन्होंने एक दिन गुस्से में आके पिप की सिस्टर मतलब मिसेस जो ग्रेगरी जो है उनको अटैक कर दिया था, ठीक है, उनको अटैक कर दिया था, और मतलब काफी वो घायल हो गई थी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं पिप्स लाइफ इन लंदन। तो अब लंदन में जाके पिप एकदम ही चेंज हो जाते हैं। ही लिव्स एक्स्ट्रावेगेंटली एंड गाइडेड बाय जैगर्स हु वाज अ पावरफुल लॉयर, एंड वेमिक। वेमिक कौन है? उनके क्लर्क हैं, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत शानो शौकत से रहते हैं, और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं वो जेंटलमैन वाले कैरेक्टर में आ जाते हैं। पिप ग्रोज स्नॉबिश, है ना, थोड़े से घमंडी टाइप के हो जाते हैं, वो नेग्लेक्ट करते हैं जो को, एंड एक्यूमुलेट डेब्ट्स, और वो बहुत सारा डेब्ट एक्यूमुलेट कर लेते हैं। इनका मॉरल डिक्लाइन इतना ज़्यादा एविडेंट है बिकॉज ही वैल्यूज अपीयरेंस ओवर लॉयल्टी, क्योंकि ये अपीयरेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, लॉयल्टी को कम और अपीयरेंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। तो जो के अपीयरेंस अच्छे ना होने के कारण, क्योंकि वो गरीब थे बहुत ज़्यादा, तो इस कारण इनको उनसे मिलना भी पसंद नहीं रहता। ओके, यहाँ पे आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं कि यहाँ पे ये एक कैरेक्टर है जिनका नाम है हर्बर्ट पॉकेट, उनसे दोस्ती करते हैं। मैथ्यू पॉकेट इनके सर होते हैं, और उन्हीं के बेटे हर्बर्ट पॉकेट। और इसके अलावा ये भी आपको ध्यान रखना है कि हर्बर्ट और इनकी दोस्ती बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। ये दोनों मतलब आप कह सकते हैं ना कि बूजम फ्रेंड्स बन जाते हैं, और एक ही जैसे ये लाइफ जीते हैं, और कहीं ना कहीं लैविश और अनडिसिप्लिन लाइफ भी जीने लगते हैं ये लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। द टर्निंग पॉइंट occurs when Magnus returns and reveal that he, not Miss Havisham, is Pip's benefactor. अब देखिए ये हमेशा इसी भ्रम में रहते हैं कि मिस हैविशम ही इनकी बेनिफैक्टर है, और इनसे शादी कराना चाहती हैं, और ये स्टेला के पीछे ही पड़े रहते हैं, मतलब इनके माइंड में स्टेला ही रहती हैं। लेकिन जब इन्हें मैगविच मिलते हैं और वो ये इस बात को डिस्क्लोज करते हैं कि उनके बेनिफैक्टर कोई और नहीं बल्कि वही हैं, तो उन्हें समझ में आता है। उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली उस बॉय के इस काइंड काइंड एक्ट के लिए वो इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं इमोशनल हो जाते हैं, उस बात ने उनको इतना प्रभावित किया था कि जब उनकी जो सज़ा पूरी हो जाती है और उसके बाद वो जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, ठीक है, ही वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे उन्होंने जो पैसे कमाए थे तो उससे उन्होंने पिप को मदद करी थी। अब देखिए ये जो रियलाइजेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके पहले पिप हमेशा गलतफहमी में जीते हैं, इल्यूजन में रहते हैं, लेकिन इस बात से इनका इल्यूजन अबाउट जेंटिलिटी एंड सोशल रिस्पेक्टेबिलिटी ये टूट जाता है, ठीक है, ये भ्रम टूट जाता है, और फिर उनको समझ में आती है कि उन्होंने कितनी गलत बात करी है जो के साथ। क्योंकि इसके पहले ये भी बताया जाता है कि ऑर्लिक के अटैक के कारण मिसेस जो की काफी ज्यादा कंडीशन खराब हो जाती है और उनकी डेथ हो जाती है। तो और इनका भी मिस्टर जू से बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहता नहीं है, क्योंकि इन्हें शर्म लगती है। तो अब इस बात से ये जो गलत काम कर रहे थे या जो इनका ये प्राइड वाला बिहेवियर था वो सही होने लगता है। थर्ड है मॉरल अवेकनिंग एंड रेजोल्यूशन। तो पिप स्लोली डेवलप्स कंपैशन फॉर मैगविस एंड हेल्प्स हिम अटेम्प्ट एस्केप। पिप के अब धीरे धीरे उनके लिए मैगविस के लिए कंपैशन आने लगता है, और अब वो उन्हें एस्केप कराने में मदद करते हैं। हालांकि वो सक्सेसफुल नहीं रहता है अटेम्प्ट, और मैगविस को अरेस्ट कर लिया जाता है। और अरेस्ट कैसे किया जाता है? एक व्यक्ति है कॉम्पिसन, जो कि मैगविस के क्राइम पार्टनर रहते हैं पहले, और कॉम्पिसन और पुलिस दोनों ही इनका साथ साथ पीछा कर रही होती है। मैगविस इन्हें बताते हैं पिप को कि कॉम्पिसन ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मिस हैविशम को अबेंडन कर दिया था, और ये भी बताते हैं कि स्टेला जो है वो इन्हीं की डॉटर है, ठीक है, ये भी डिस्क्लोज करते हैं कि स्टेला किसी और की नहीं बल्कि इन्हीं की डॉटर है, और मिस हैविशम ने उनको इसी इरादे से रेज किया था स्टेला को, ताकि वो जो भी जेंटलमैन है उनका हार्ट ब्रेक कर सकें। और पिप केवल उनके लिए एक बॉय थे, एक लाइक ही वॉज जस्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उनको क्योंकि अच्छा लगता था मिस हैविशम को, जब भी स्टेला किसी व्यक्ति का अपने अफेक्शंस मतलब अपनी तरफ अफेक्शन करके और फिर उनका हार्ट ब्रेक करती थी, तो ये चीज़ वो बताते हैं। तो धीरे धीरे इसलिए पिप के मन में अब मैगविच के लिए कनेक्शन थोड़ा सा फील होने लगता है।
और यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि स्टेला ने शादी कर ली थी बेंटली ड्रमल नाम के व्यक्ति से, ये भी आप याद रखें। बेंटली ड्रमल नाम के व्यक्ति से स्टेला शादी कर लेती हैं, हालांकि शादी बहुत सक्सेसफुल नहीं रहती है, अपर क्लास का व्यक्ति रहता है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपको ये बताया था कि मिस हैविशम जो है वो अब उनको अपने अपने किए पे पछतावा होता है और वो माफी भी मांगती है पिप से, ठीक है। वो माफी मांगती है बिफोर डाइंग इन अ फायर, आग लग जाती है सतीश हाउस में और वो माफी मांगती हैं, लेकिन वो बच नहीं पाती, उनके कपड़ों में आग लग जाती है और कुछ समय बाद आप कह सकते हैं कुछ समय बाद उनकी डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैं बात आपसे कर रही थी मैगविच की, तो मैगविच और कॉम्पसन की एक्चुअली लड़ाई होती है और एक दूसरे की आप कह सकते हैं मुठभेड़ में कॉम्पसन की डेथ हो जाती है और फिर मैगविच को अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी भी डेथ हो जाती है। और वो ये सोचते हुए डेथ उनकी होती है, मतलब बहुत पीसफुली डेथ उनकी होती है, ये सोचते हैं कि पिप जो है उनको भी एक बेटे के जैसे प्यार करते थे, ठीक है। तो आप ये कॉम्पिसन वाला भी एपिसोड याद रखेंगे, क्योंकि मैगविज और कॉम्पिसन की जब फाइट होती है तो कॉम्पिसन डूब जाते हैं और जिसके कारण मैगविज को सजा हो जाती है। और जब उनको सजा हो जाती है तो पिप को जो उन्होंने फॉर्चून दिया था, मतलब जो उनको वेल्थ वगैरह दिया था, वो भी खत्म हो जाता है, मतलब उसका भी टाइमलाइन खत्म हो जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं अब यहाँ पे, ओके। स्टेला's अनहैप्पी मैरिज ब्रेक्स हर प्राइड एंड टीचेस हर सफरिंग। अब स्टेला की जो मैरिज है वो बहुत अनहैप्पी रहती है, उसके अंदर जो प्राइड जो सिखाया था मिस हैविशम ने वो अब धीरे धीरे खत्म हो जाता है और वो अब हम्बल हो जाती है, ठीक है। काइंडनेस उसके अंदर आ जाती है। पिप का फॉर्चून भी लूज हो जाता है जो मैंने बताया था आपको, लेकिन उसके अंदर मॉरल क्लैरिटी आ जाती है। नाउ ही रिकॉन्साइल्स विद जो एंड ही फाइनली बिकम्स अ ट्रू जेंटलमैन थ्रू ह्यूमिलिटी एंड काइंडनेस। तो पिप को जो लगता था कि पैसे से जेंटलमैन बनते हैं, वो उनके अंदर ये भ्रम टूट जाता है, ठीक है। नॉट वेल्थ, उन्हें ये समझ में आता है कि जो जेंटलमैन है वो काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी से इंसान बनते हैं, ना कि ह्यूमिलिटी से, विनम्रता से बनते हैं, ना कि वेल्थ से। तो इस नॉवल के एंड में ये दिखाया जाता है कि पिप जाते हैं मिस्टर मिस्टर जो से मिलने और वहाँ पे ये मतलब उनके अच्छे संबंध हो जाते हैं, जो उन्होंने खराब किए थे वो अच्छे संबंध हो जाते हैं। और मिस्टर जो ने बिडी से शादी कर ली है, ठीक है। एक बिडी नाम की गर्ल है जिसका यहाँ पे मेंशन किया गया था, वो काफी अच्छी कैरेक्टर यहाँ पे दिखाई गई है और जो को पहले भी वो पसंद करती थी। और इसके बाद ये भी बताया जाता है कि वो उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं। और पिप जो है इसके बाद चले जाते हैं अपने दोस्त के साथ, हर्बर्ट के साथ अब्रॉड चले जाते हैं ट्रेड करने। कुछ सालों बाद जब वो वापस आते हैं तो उन्हें स्टेला मिलती हैं, वहीं सतीश हाउस में ही मिलती है, ठीक है। और वो भी बिल्कुल वैसे एबंडेंट सी जगह है अभी भी, वहाँ पे उनके हस्बैंड ने एक्चुअली उनके साथ बहुत ट्रीटमेंट बुरा किया था, तो इसलिए वो वहाँ पे रहती हैं। और ये बताती हैं कि अब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है। तो अब वहाँ पे स्टेला का जो उन्होंने बिहेवियर देखा, पिप ने उन्होंने देखा कि पहले ये बहुत क्रुएल्टी और कोल्डनेस के साथ बिहेवियर करती थी, लेकिन अब वो काइंड हो चुकी हैं। तो दोनों लोग हाथ में हाथ लेकर जाते हैं और वो ये उम्मीद करते हैं कि वो अब कभी भी अलग नहीं होंगे, है ना। हालांकि इस नॉवल की एंडिंग काफ़ी एम्बिगुअस है, क्योंकि ऐसा लगता है कि रियूनियन होगा, लेकिन कुछ पता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। इसके अलावा एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि ऑर्लिक जो है, ऑर्लिक ने पिप पे लंदन में भी अटैक करने की कोशिश करी थी, लेकिन उनको बचा लिया जाता है, उनके दोस्तों ने उनको बचा लिया था। हर्बर्ट पॉकेट ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उन्हें बचाया था। और इसके बाद जब पिप जो से मिलते हैं तो वे ये बताते हैं कि ऑर्लिक को जेल हो गई है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंबलचुक को रॉब करने की कोशिश करी थी और इसके बाद वही मिस्टर पंबलचुक, अंकल पंबलचुक, जिन्होंने स्टेला लाइक मिस हैविशम के यहाँ जो पिप को लेके गए थे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है और बहुत सारे पॉइंट्स मैंने आपको नटशेल में बता दिए हैं। मेजर थीम्स देखते हैं। फॉल्स जेंटिलिटी वर्सेस ट्रू जेंटिलिटी। अब देखिए यहाँ से आपके क्वेश्चन बनेंगे, है ना। यहाँ से बनता है थीम क्वेश्चन बनता है, टाइटल बनेगा, टाइटल, थीम, ओके। और उसके अलावा जो बनेगा क्वेश्चन आपका कैरेक्टर से बनेगा। तो आप जब देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। एक और क्वेश्चन बनता है बिल्डंग्स रोमन, है ना, बिल्डंग्स रोमन। तो ये सारे पॉइंट्स आपको समझने हैं, तभी आप आंसर कर पाएंगे। और आपको आंसर याद नहीं करना, आपको समझना है, जैसे क्वेश्चन आए आप उस अकॉर्डिंग लिखें।
डिकेंस क्रिटिसाइजेज द आइडिया दैट वेल्थ एंड सोशल क्लास डिफाइन अ जेंटलमैन। तो डिकेंस इस आइडिया को क्रिटिसाइज करते हैं कि वेल्थ से सोशल क्लास से कोई जेंटलमैन नहीं बनता। जैसे कैरेक्टर्स है, जैसे जो हैं मैगविस, ये सब बहुत हाई क्लास के नहीं दिखाए गए हैं, क्योंकि पेप को नहीं पता था कि मैगविस के पास इतना पैसा है। उन्होंने ऐसी सोच नहीं रखी थी, पर ये लोग बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, मॉरल ग्रेटनेस को दिखाते हैं। जबकि एरिस्टोक्रेसी क्लास से जो बिलोंग करते हैं, जैसे बेंटली ड्रमल या मिस हैविशम, इनके अंदर ह्यूमैनिटी की कमी होती है। नेक्स्ट है सोशल क्लास एंड एम्बिशन। तो पिप की हमेशा से डिजायर रही है टू राइज सोशली, लेकिन हमने देखा कि जब वो थोड़ा सा पैसे वाले हो जाते हैं तो वो मॉरली करप्ट हो जाते हैं। तो ये नॉवेल ये एक्सपोज करता है कि हाउ विक्टोरियन सोसाइटी वर्शिप्स स्टेटस रैदर देन वर्चू। ठीक है, विक्टोरियन सोसाइटी में वर्चू की जगह स्टेटस को ज़्यादा महत्व दिया गया है। क्राइम एंड पनिशमेंट। तो हम मैगविस का क्रिमिनल लाइफ देखते हैं कि कैसे उनके साथ इनजस्टिस हुआ है, सोशल इनजस्टिस हुआ है, और कैसे उनकी लाइफ क्रिमिनल बन गई है, क्रिमिनल की लाइफ बन गई है। तो यहाँ पे डिकेंस ने दिखाया कि जो क्रिमिनल्स हैं दे आर प्रोडक्ट्स ऑफ सोसाइटी रैदर देन प्योरली इविल बीइंग्स। तो यहाँ पे मैगविस भले ही एक कॉन्विक्ट हैं, लेकिन वो इविल सच में नहीं है। वो मजबूरी के कारण वो क्राइम उन्होंने किया, मजबूरी के कारण वो क्रिमिनल हो गए। ठीक है। लव एंड सफरिंग। तो इस नॉवल में लव जो है वो काफ़ी पेनफुल है। मिस हैविशम का जो ऑब्सेशन रहा है, वो हमेशा क्लॉक को देखती रहती हैं, है ना। उनका ये ऑब्सेशन रहा है, लाइक एक एक केक रहता है जो हमेशा रहता है, क्लॉक वही रुकी रहती है, वो हमेशा जो वेडिंग गाउन है उसी को पहने रहती हैं। तो क्या दिखाता है कि लव बहुत सफरिंग से भरा हुआ रहा है। पिप का अनरिटर्न लव स्टेला के लिए, क्योंकि स्टेला ने कभी रिस्पॉन्स नहीं किया, एंड स्टेलाज इमोशनल कोल्डनेस ऑल शो हाउ लव विदाउट एम्पैथी लीड्स टू डिस्ट्रक्शन। गिल्ट एंड रिडम्पशन। तो पिप का जो गिल्ट रहता है ओवर एबंडिंग जो लीड्स टू सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि उन्होंने जो को एबंडन ही कर दिया था आफ्टर ही बिकेम वेल्दी, राइट। तो फिर उन्होंने सेल्फ रियलाइज किया और उन्होंने रिडेम्पशन किया। तो रिडेम्पशन कैसे होता है? थ्रू रिपेंटेंस, फॉरगिवनेस एंड मॉरल ग्रोथ। तो उन्होंने अपने पापों का, या आप कह सकते हैं अपनी गलती का प्रायश्चित किया, पछतावा किया, उन्होंने माफी मांगी और मॉरल ग्रोथ उनका हुआ। ओके। मेजर कैरेक्टर्स देखिए, यहाँ पे कैरेक्टर से भी क्वेश्चन बनते हैं। मेजर कैरेक्टर, पहला तो क्वेश्चन ये है इनका फुल नेम क्या है। फिलिप पिरिप, बहुत ज्यादा बड़ा नाम था तो इनका नाम पिप हो जाता है। तो ये कई बार एमसीक्यू क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो ये प्रोटोगोनिस्ट है, यही नरेटर है। हिज जर्नी फ्रॉम इनोसेंस टू एरोगेंस। इनकी जर्नी हमने क्या देखी कि कैसे वो पहले इनोसेंट थे, जब वो छोटे लड़के थे तो उनके अंदर ये सारी चीज़ों की आप कह सकते चीज़ों की समझ नहीं थी। लेकिन जब वो थोड़ा सा बड़ा होना शुरू करते हैं तो उनको समझ में आता है कि पैसे से ही सब कुछ होता है। तो धीरे धीरे इनोसेंस से वो एरोगेंट हो जाते हैं। लेकिन फाइनली जब वो मिलते हैं मैगविच से और उसके बाद उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने कितनी गलत काम किया है, उनकी थिंकिंग बहुत गलत हो गई थी, तो वो दोबारा से ह्यूमैनिटी में आ जाते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस इज अ क्लासिक बिल्डंग्स रोमन नॉवेल, और ये एक क्लासिक बिल्डंग्स रोमन हीरो भी रहे हैं। स्टेला स्टेला कैसी ब्यूटीफुल है बट इमोशनली कोल्ड है, और इनको ऐसे रेज ही किया है ताकि वो हार्ट ब्रेक कर सकें। शी सिम्बलाइजेज द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट्स ऑफ अपब्रिंगिंग विदाउट लव। तो ये किस चीज़ को सिम्बलाइज करती हैं कि जब किसी की अपब्रिंगिंग बिना लव के हो तो कितना डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट होगा वो दिखाते हैं, क्योंकि मिस हैविशम ने उन्हें बहुत मैकेनिकल वे से ही रेस किया है। मिस हैविशम, शी इज़ अ ट्रैजिक फिगर जो फ्रोजन है टाइम में, और वो रिप्रेजेंट करती है ऑब्सेशन को, रिवेंज को और इमोशनल डीके को। तो मैंने आपको बताया क्योंकि कॉम्पिसन ने इनको रिजेक्ट कर दिया था, या शादी में अबेंडन कर दिया था, तो उसके बाद ये कभी भी उस मोमेंट से बाहर ही नहीं आ पाई। हालांकि इनको लास्ट में बहुत ज़्यादा पछतावा होता है और ये पिप से माफ़ी भी मांगती हैं जो भी उन्होंने उसके साथ किया, और जो इन्होंने स्टेला के साथ किया उसका भी इन्हें समझ में आता है कि सही नहीं किया। ओके। नेक्स्ट देखते हैं एबल मैगविच। एबल मैगविच एक कॉन्विक्ट है विद अ नोबल हार्ट, और वो चैलेंज करते हैं सोशल प्रेजुडिस को, और वो प्रूव करते हैं कि मॉरलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ क्लास। वो सोशल प्रेजुडिस को, प्रेजुडिस क्या होता है, जैसे पहले से आपने किसी के लिए कोई थिंकिंग बना ली है ना, उसे बोलते हैं प्रेजुडिस। तो ये प्रूव करते हैं कि मॉरलिटी जो है वो क्लास से परे है। जो ग्रेगरी, ही इज अ सिंबल ऑफ ट्रू जेंटिलिटी, काइंड है, लॉयल है, हम्बल है एंड मॉरली अपराइट है। ओके, मॉरली ये
अपराइट है, काइंड है, हम्बल है, लॉयल है, और ये काफी साथ इन्होंने दिया पिप का। जैगर्स, ही इज अ पावरफुल लॉयर हु रिप्रेजेंट द रिजिड अनइमोशनल वर्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, तो कंक्लूजन अगर हम देखें तो ग्रेट एक्सपेक्टेशन इज नॉट मेयरली अ स्टोरी ऑफ एम्बिशन एंड सक्सेस। ये केवल एम्बिशन और सक्सेस की ही कहानी नहीं है, बट अ मॉरल एक्सप्लोरेशन ऑफ वॉट इट मीन्स टू बी अ जेंटलमैन। ये एक्सप्लोरेशन है किस चीज का, कि जेंटलमैन होना क्या होता है, जेंटलमैन कहते किसे हैं। डिकेंस अल्टीमेटली आर्ग्यूज दैट काइंडनेस, लॉयल्टी एंड कंपैशन। डिकेंस ने क्या यहाँ पे दिया है एक कंक्लूजन, कि काइंडनेस, लॉयल्टी एंड कंपैशन, इन तीन चीजों से ट्रू ग्रेटनेस, ट्रू जेंटलनेस आती है, नॉट वेल्थ और सोशल पोजीशन। तो आप जब ये टाइटल वाले आंसर का जब टाइटल वाले क्वेश्चन को आप आंसर करेंगे तो वहां पे भी आप इस चीज को एक कंक्लूडिंग टोन में लिख सकते हैं। ओके, कि पैसे से, सोशल पोजीशन से जेंटलनेस नहीं आती, बल्कि काइंडनेस, लॉयल्टी एंड कंपैशन से आती है। ओके, इंपॉर्टेंट कोटेशन देखते हैं। आई वॉन्टेड टू मेक जो लेस इग्नोरेंट एंड कॉमन। ठीक है, ये शिप का, ये क्या पिप का दिखाता है, मॉरल डिक्लाइन, क्योंकि पिप का ही ये स्टेटमेंट है, और ये फॉल्स नोशन है जेंटिलिटी का। नेक्स्ट है, सफरिंग हैज बीन स्ट्रॉन्गर देन ऑल अदर टीचिंग। तो ये क्या दिखाती, ये थीम दिखाती मॉरल एजुकेशन की थ्रू पेन। अगर आप सफर करते हो, जब भी आप सफर करते हो, आपकी लाइफ में जब स्ट्रगल होते हो तो आप ज्यादा स्ट्रांग बन के आते हो, बजाय कि उन लोग से जिन्होंने अपनी लाइफ में कभी स्ट्रगल किया ही नहीं। टेक नथिंग ऑन इट्स लुक, टेक एवरीथिंग ऑन एविडेंस। तो ये जैगर्स ने बोला है कि आप किसी चीज के लुक्स पे मत जाइए, बल्कि आप एविडेंस पे देखिए। ये रिफ्लेक्ट करता है विक्टोरियन रियलिज्म को एंड लीगल मेंटालिटी को। आई लव्ड हर अगेंस्ट रीजन, अगेंस्ट प्रॉमिस, अगेंस्ट पीस। ये इंपॉर्टेंट है, ये पिप के अफेक्शन को दिखा रहा है, इरेशनल लव को फॉर स्टेला। ओके, ये भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंटल मैनलीनेस इज नॉट अ मैटर ऑफ मनी बट ऑफ कैरेक्टर। ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप कहीं पे भी, जब भी आप आंसर लिखिए, कहीं पे भी इस लाइन को आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक कोर थीम है इस नॉवेल की, इसलिए। ओवरऑल हम रिवीजन करें तो 1860 टू 61 पब्लिश है, बिल्डिंग्स रोमन है, सोशल नॉवेल है। इसकी सेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, केंट एंड लंदन, ये भी कई बार पूछी गई एग्जाम में, केंट एंड लंदन। ओके, नैरेटिव स्टाइल क्या है, फर्स्ट पर्सन है, और सेंट्रल थीम है ट्रू वर्सेस फॉल्स जेंटिलिटी। ओके, जब भी आप आंसर लिखेंगे तो देखिए आपको ये पॉइंट्स ध्यान रखने हैं। हमेशा कॉन्टेक्सचुअल आप आंसर लिखेंगे, किस जॉनरा में वर्क है उसको आप लिखेंगे, उसको ऐड करेंगे। आप हमेशा कैरेक्टर को थीम के साथ कोरिलेट करेंगे, और एक या दो कोटेशन जरूर ऐड करेंगे। ये मैंने आपको कई बार बोला है, एक या दो कोटेशन जरूर ऐड करेंगे। और जब भी आप नॉवेल के आंसर्स को एंड करें तो हमेशा मॉरल या सोशल मैसेज जो दिया गया है वो आपको ऐड करना है। ठीक है, मॉरल या सोशल मैसेज आपको देना है, लास्ट में दिखाना है। ओके, अब हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। ग्रेट एक्सपेक्टेशन एंड एज अ बिल्डिंग्स रोमन नॉवेल ऑफ एजुकेशन, ये हम डिस्कस करते हैं। ओके, तो देखिए पहला जो पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना है, इंट्रोडक्शन आपका बहुत सॉलिड होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस ग्रेट एक्सपेक्टेशन 1860 टू 61 इज अ क्लासिक बिल्डिंग्स रोमन। यहाँ पे अभी हमने देखा कि कॉन्टेक्स्ट और जॉनरा दोनों को आपको ऐड करना है। अ नॉवेल दैट ट्रेसेस द इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट ऑफ ए प्रोटोगोनिस्ट। तो ये आपकी बिल्डिंग्स रोमन की डेफिनेशन भी हो गई। एक ऐसा नॉवेल जो प्रोटोगोनिस्ट मतलब जो मेन कैरेक्टर है उसका इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड मॉरल डेवलपमेंट को ट्रेस करता है। It is written during the Victorian age, a period marked by rigid class distinction and rapid industrial growth। तो ये जो नॉवेल है विक्टोरियन एज में लिखा गया है, और उस समय के क्लास डिस्टिंक्शन को और रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ को भी दिखाता है। द नॉवेल रिफ्लेक्ट डिकेंस कंसर्न विद द ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड जेंटिलिटी। तो ये नॉवेल किस थीम पे बेस्ड है, ट्रू मीनिंग ऑफ एजुकेशन एंड जेंटिलिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डिंग्स रोमन देखिए, तो अ बिल्डिंग्स रोमन डिपिक्ट्स द ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस टू मैच्योर सेल्फ अवेयरनेस। ठीक है, ये हो गया बिल्डिंग्स रोमन। ये डिपिक्ट करता है, दिखाता है किसी भी इंडिविजुअल की ग्रोथ चाइल्डहुड इनोसेंस से मैच्योरिटी तक, सेल्फ अवेयरनेस तक। द प्रोटोगोनिस्ट टिपिकली पासिस थ्रू एरर, सफरिंग एंड सेल्फ रियलाइजेशन। तो देखिए जैसे अभी हम ही लोग छोटे थे और अब बड़े हुए, तो हमारे अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत सारे हमने गलतियां करी, बहुत सारे सेल्फ रियलाइजेशन हुए, बहुत सारी सफरिंग्स हमने देखी। तो ये जो हमारी जो जर्नी रही बचपन से अब तक, अगर उसे लिखा जाए नॉवेल में तो वो क्या कहलाएगा,
बिल्डंगस्रोमन। तो पिप की जो जर्नी है इस पैटर्न को परफेक्टली फॉलो करती है। अब हम देखते हैं अर्ली इनोसेंस एंड मॉरल सिंप्लिसिटी। तो पिप की जो लाइफ है एज एन ऑर्फन रही है, उसको किसने रेज किया है? जो ग्रेगरी ने। इनके माता पिता नहीं थे, और जो ग्रेगरी की काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी ये रिप्रेजेंट करती है मॉरल प्योरिटी। हालांकि इनकी सिस्टर थोड़ी हार्श थी, पर इनके ब्रदर इन लॉ काफी अच्छे थे। पिप्स compassion is evident when he helps the convict Magnus, revealing his natural goodness। तो शुरू में पिप की इनोसेंस दिखाई गई है कि जब उसे अपने पेरेंट्स की ग्रेवयार्ड से वापस जब वो आ रहा था, तो उसे जब मैगविश मिलते हैं, तो जब वो खाना मांगते तो वो खाना देता है। तो ये क्या है? पिप की कंपैशन को दिखाता है, जो कि उसकी नेचुरल अच्छाई थी। लेकिन फिर बाद में हम देखते हैं कि एट दिस स्टेज पिप लिव्स बाय इंस्टिंक्टिव मोरालिटी रेदर देन सोशल एम्बिशन। हम ये देखते हैं कि पिप इस एज पे, जब चाइल्डहुड की एज पे, हम देखते हैं कि वो इंस्टिंक्टिव मोरालिटी पे ज़्यादा मतलब उसकी ज़िंदगी चलती है, बजाय कि सोशल एम्बिशन में। मतलब हमारा जो नेचुरल इंस्टिंक्ट मतलब होता है जो नेचुरल है ना, उस मोरालिटी पे उसकी लाइफ चलती है, बजाय कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, सोसाइटी का जो क्राइटेरिया उसके अकॉर्डिंग नहीं चलती है। लेकिन अब उसकी अवेकनिंग कब होती सोशल एम्बिशन की, बताइए? पिप पिप्स विजिट टू सतीश हाउस मेक्स अ टर्निंग हाउस। तो सतीश हाउस जब वो जाता है, तब एक टर्निंग पॉइंट उसकी लाइफ में आता है। क्यों? स्टेला इज स्कॉन्ड फॉर हिज कोर्स हैंड एंड थिक बूट्स। जब स्टेला उसको ऐसा घृणा से देखती है, उसके हाथ कितने खुरदुरे हैं, उसके बूट्स कितने थिक हैं, तो इससे क्या उसको शर्म आती है। ठीक है, उसको शर्म आती है। और पिप कन्फेस करता है, क्या कन्फेस करता है? आई विश्ड जो हैड बीन रैदर मोर जेंटली ब्रॉट अप। तो वो कहता है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि काश, मतलब मैं ऐसा उम्मीद करता, काश ऐसा होता कि जो है वो भी थोड़ा अच्छे खानदान में पला बड़ा होता। जेंटील, जेंटील मतलब आप कह सकते हैं अच्छे खानदान, रिच, है ना। तो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है? विक्टोरियन सोसाइटी का ऑब्सेशन किस चीज के साथ? क्लास एंड रिफाइनमेंट के साथ। ठीक है। फिर हम देखते हैं एजुकेशन इन लंदन एंड मॉरल डिक्लाइन। तो जब वो एजुकेशन जब उनकी होती है लंदन में, तो उनका मॉरल डिक्लाइन और होता है। व्हेन पिप रिसीव्स ग्रेट एक्सपेक्टेशन, जब उनको ग्रेट एक्सपेक्टेशन मतलब अचानक से जब उनको वेल्थ मिल जाता है ना, उनको क्या लगता है? ही एज्यूम्स मिस हैविशम इज हिज बेनिफैक्टर। उन्हें ऐसा लगता है कि मिस हैविशम उनकी बेनिफैक्टर है, और वो लंदन चले जाते हैं। अंडर दिस इल्यूजन, इस इल्यूजन के तहत, इस भ्रम में जब वो रहते हैं, तो पिप बिकम्स एरोगेंट, वो एरोगेंट काफी बन जाते हैं, एंड अशेम्ड ऑफ जो, और उन्हें बहुत जो के साथ शर्म आती है ना। ही एडमिट्स, वो एडमिट करते हैं, क्या एडमिट करते हैं? आई वॉन्टेड टू मेक जो लेस इग्नोरेंट एंड कॉमन, कि मैं जो को लेस इग्नोरेंट और कॉमन बनाना चाहता था। तो हम क्या देखते हैं कि इनकी एजुकेशन जो है इनके एक्सटर्नल पॉलिश को ज़्यादा फोकस करती है, और इनर ग्रोथ कोई नहीं होती। मतलब बाहर से तो ये अच्छे दिख रहे होते हैं, पर अंदर से इनकी जो अच्छाई है वो अब खत्म हो रही है। लेकिन क्राइसिस होती है और मॉरल अवेकनिंग होती है। कैसे? द रेवल्यूशन दैट मैगविश आर ट्रांसपोर्टेड कन्विक्ट, जिन्हें ट्रांसपोर्ट किया गया था ऑस्ट्रेलिया में, उन्होंने देखा कि जब उन्हें पता चलता है, ये जब रिवील होता है, ये जब सच का खुलासा होता है कि यही उनके बेनिफैक्टर है, वो क्रिमिनल उनके बेनिफैक्टर हैं, तो इससे इनके जो भी फॉल्स आइडल्स थे वो सारे शैटर हो जाते हैं। दिस मूवमेंट एक्सपोजेस द हॉलोनेस ऑफ सोशल स्टेटस। ये मूवमेंट इस सोशल स्टेटस की हॉलोनेस को एक्सपोज करता है। पिप ग्रेजुअली लर्न कंपैशन एंड डिक्लेयर। पिप धीरे धीरे कंपैशन सीख जाते हैं, और वो डिक्लेयर करते हैं। क्या डिक्लेयर करते हैं? आई ओनली सॉ इन हिम अ मच बेटर मैन देन आई हैड बीन टू जो। कि जो के लिए बोलते हैं कि मैंने उनमें उतना अच्छा इंसान नहीं देखा जितना मुझे देखना चाहिए था, है ना। मतलब जो में जितना अच्छा इंसान था, उन्होंने इतना नहीं देखा। मैच्योरिटी एंड सेल्फ नॉलेज। तो पिप की जो केयर है मैगविस के लिए, रिकॉन्सिलिएशन विद जो एंड रिजेक्शन ऑफ प्राइड। ये लास्ट में हम देखते हैं कि धीरे धीरे अब ये इनके अंदर मैच्योरिटी आ गई है, दैट शो ट्रू मॉरल एजुकेशन। तो डिकेंस ये सजेस्ट करते हैं, क्या सजेस्ट करते हैं? दैट सफरिंग इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ। अभी हमने डिस्कस भी किया था, सफरिंग्स हैज बीन स्ट्रॉन्गर देन ऑल द टीचिंग। अगर आपके जीवन में दुख ना हो ना, तो शायद आपके अंदर उतनी समझ ना आ पाए। अगर आप देखें तो जो ऐसा बच्चा है जिसको हमेशा से शानो शौकत में जो रहा है, जिसको हमेशा हर चीज़ आगे आगे मिली है, आप उसका मेंटल लेवल देखिएगा, और वो बच्चा जिसको अपने जीवन में हमेशा अभाव से गुजरना पड़ा है, आप उसका मेंटल लेवल देखिएगा। दोनों भले ही सेम एज में हो, पर दोनों की मैच्योरिटी एकदम अलग अलग होगी, है ना।
तो कंक्लूजन देखते हैं। थ्रू पिप्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम इनोसेंस टू विजडम, डिकेंस established great expectation as a powerful Bildungsroman, asserting that true education lies in moral integrity nor social advancement. तो अब उन्होंने इप का जो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया है इनोसेंस से विजडम में, तो डिकेंस इस बात को इस्टेब्लिश करते हैं कि ग्रेट एक्सपेक्टेशन को एज अ पावरफुल बिल्डर्स रोमन वो इस्टेब्लिश करते हैं और वो इस चीज़ को असर्ट करते हैं कि ट्रू एजुकेशन जो है वो आपकी मॉरल इंटीग्रिटी में होती है, कोई सोशल एडवांसमेंट में नहीं होती। अगर आप बहुत अमीर खानदान के हो गए और आपके अंदर नॉर्मल एक बिहेवियर ही नहीं है, ह्यूमन बिहेवियर ही नहीं, तो आपको इंसान का बिहेवियर नहीं है, फिर आपका डाउनफॉल हो रहा है, राइट। तो ये क्वेश्चन था और आई होप कि आपको समझ में आया है। यहाँ पे आपको ऐसे ही आंसर करना है। थोड़ा सा आंसर लेंदी है क्योंकि मैंने लेंदी ऐड किया है, ताकि आप जहाँ पे भी कट करना चाहें, कुछ पॉइंट्स कम करना चाहें तो आप कर सकते हैं। एक बार हम देख लेते हैं। अगर आप देखें, लेंदी है थोड़ा सा आंसर, मैंने जानबूझ के ऐड किया है। देखिए, अगर ये क्वेश्चन है एज अ बिल्डंग्स रोमन, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो आप बाकी क्वेश्चंस में भी ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम बात करें इसके इंट्रो की, तो इंट्रो आप यहाँ तक लिख सकते हैं, है ना, या आप इस पॉइंट को स्टार्टिंग बना सकते हैं एज अ इंट्रोडक्शन। अब जैसे आपसे बिल्डंग्स रोमन पूछा जाएगा तो आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्डंग्स रोमन ऐसे हेडिंग नहीं लिखेंगे, आपको एक एक या दो लाइन में लिख देना है और फिर आपको बिल्डक्स रोमन अप्लाई करना है वन बाय वन हेडिंग करके या पैराग्राफ करके। अब ये टोटली आपकी चॉइस है कि आप पैराग्राफ में लिखना चाहेंगे या आप हेडिंग में लिखना चाहेंगे, तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। जो भी लिखें आपको एकदम स्ट्रक्चर में होना चाहिए। ओके, तो इसमें हमने देखिए स्टेज बाय स्टेज देखा है। पहले अर्ली इनोसेंस देखी है, फिर हमने सोशल एम्बिशन कैसे उनके अंदर आती वो हमने देखा, फिर वो जब लंदन में जाते हैं मॉरल डिक्लाइन उनका होता है, हमने वो देखा। उसके बाद हमने देखा कि मॉरल अवेकनिंग भी उनकी होती है और लास्ट में हम देखते हैं उनके अंदर मैच्योरिटी आती है ना। तो इस तरह हमने 5 पॉइंट्स देखे हैं और पूरे नॉवेल का जो मेन मेन पार्ट था वो हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिकेंस क्रिटिसिज्म ऑफ सोशल क्लास एंड फॉल्स जेंटिलिटी। ठीक है, आज 2 ही क्वेश्चन करेंगे और इसकी नेक्स्ट क्लास में मैं और भी क्वेश्चन आपके लिए ऐड करूंगी। एक सिग्निफिकेंस ऑफ टाइटल होगा और एक क्वेश्चन होगा कैरेक्टर्स पे बेस्ड, और इसके अलावा और भी जो नॉवेल्स है उस पर भी मैं आपके लिए लेक्चर्स जल्द से जल्द प्रोवाइड करूंगी। तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। ग्रेट एक्सपेक्टेशन ऑफर्स अ शार्प क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन क्लास सिस्टम। अब आप देखिए क्वेश्चन जो पूछा है उसी के अकॉर्डिंग आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है क्रिटिक, तो आपको उसी को फोकस करना है। इट ऑफर्स अ शार्प क्रिटिक ऑफ द विक्टोरियन क्लास सिस्टम विच इक्वेटेड जेंटिलिटी विद वर्थ एंड वेल्थ एंड बर्थ। ये विक्टोरियन क्लास सिस्टम जिसने जेंटिलिटी को वर्थ, वेल्थ और बर्थ के साथ इक्वेट किया था। तो यहाँ पे डिकेंस एक्सपोज करते हैं, एक्सपोजेज द मॉरल एम्प्टीनेस ऑफ दिस बिलीफ थ्रू आयरनी, कंट्रास्ट एंड कैरेक्टर पोर्ट्रेयल। तो उन्होंने आयरनी, कंट्रास्ट एंड कैरेक्टर पोर्ट्रेयल के माध्यम से इस मॉरल एम्प्टीनेस के, इस बिलीफ के मॉरल एम्प्टीनेस को दिखाया है। अब देखिए विक्टोरियन आइडिया क्या था जेंटिलिटी का। इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड अ जेंटलमैन वाज डिफाइंड बाय मनी, लेजर एंड रिफाइंड मैनर्स। ठीक है, जिसके अच्छे मैनर्स हो, जिसके पास मनी हो, जिसके पास पैसा हो, वही एक जेंटलमैन होगा। और पिप ने इस आइडिया को इंटरनलाइज किया था, मतलब उसने अपने माइंड में बैठा लिया था, एज्यूम कर लिया था दैट सोशल एलिवेशन विल अर्न हिम रिस्पेक्ट एंड स्टेलाज लव। क्योंकि स्टेला उसे हमेशा बोलती रहती थी तुम्हारे हाथ बड़े रफ हैं या तुम्हारे कपड़े गंदे हैं, तो उसको लगता था कि उसको क्योंकि अच्छे बैकग्राउंड का नहीं है इसलिए उसकी रिस्पेक्ट नहीं होती। तो उसको लगा कि अगर वो उसका बैकग्राउंड अच्छा हो जाएगा, सोशल क्लास वो बढ़ा लेगा, तो उसे रिस्पेक्ट भी मिलेगी और स्टेला का लव भी मिलेगा। तो पिप का जो क्लास इल्यूजन है वो दिखता है। पिप्स शेम ऑफ जो, वो हमेशा जो से उसको शर्म आती है। ये क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके क्लास प्रेजुडिस को, कि क्लास को लेके एक एक उसने सोच बना ली थी कि ये क्लास अच्छी नहीं है, ये क्लास नीची है, इसलिए मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलती। तो वो एडमिट करता है, एडमिट क्या करता है, आई वॉज अशेम्ड ऑफ द डियर गुड फेलो। ये आपको लाइन लिख लेनी है अपनी नोटबुक में, आई वॉज अशेम्ड ऑफ द डियर गुड फेलो। Dickens uses Pip's moral decline to show how social ambition corrupts natural affection. तो डिकेंस यहाँ पे पिप के माध्यम से ये दिखाते हैं, उनका मॉरल डिक्लाइन दिखाते हैं कि कैसे सोशल एम्बिशन हमारी नेचुरल अफेक्शन को करप्ट कर देती हैं। क्योंकि पहले ये बहुत इनोसेंट थे। ट्रू जेंटिलिटी इन द लोअर क्लास, और इन्होंने ये भी दिखाया कि जो ट्रू जेंटिलिटी है
वो किस में है? जो ग्रेगरी में विडी विडी भी कैरेक्टर है, मैंने आपको बताया। ये ट्रू जेंटेलिटी अपने नेचर में रखते हैं थ्रू काइंडनेस एंड ह्यूमिलिटी। उनके अंदर ह्यूमिलिटी है, उनके अंदर काइंडनेस है। जो अक्सर कहते हैं, क्या कहते हैं? आई एम रॉन्ग इन दीज क्लोथ्स, आई एम रॉन्ग आउट ऑफ द फोर्स। तो ये खुद भी अवेयर हैं, जो अपने आप में अवेयर हैं कि वो जो कपड़े पहनते हैं वो उनके लिए सही नहीं है, लेकिन उनकी मजबूरी है क्योंकि वो इतने अच्छे बैकग्राउंड के नहीं हैं। तो ये इनकी जो सेल्फ अवेयरनेस है वो कंट्रास्ट करती है पिप की आर्टिफिशियल रिफाइनमेंट से। पिप क्योंकि बनावटी जिंदगी जी रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं बड़े आदमी बनने का। ओके। मैगविस एंड सोशल इंजस्टिस। मैगविस में हम देखते हैं, क्या देखते हैं? मैगविस की लाइफ में हम देखते हैं विक्टोरियन इंजस्टिस को। हिज लाइफ हाईलाइट्स विक्टोरियन इंजस्टिस। वाई? जो लेबल्ड अ क्रिमिनल, उनको क्रिमिनल लेबल कर दिया गया था। ठीक है। ही प्रूव जनरस एंड सेल्फ सेक्रीफाइसिंग। उन्होंने अपने आप को जनरस और सेल्फ सेक्रीफाइसिंग प्रूव किया, क्योंकि उन्होंने अपना जो भी धन दौलत, जो भी उन्होंने जैसे भी कमाई, ठीक है, उन्होंने हमें उसको पिप के लिए सारा सब कुछ दे दिया बिना सोचे समझे। डिकेंस चैलेंजेस क्लास प्रेजुडिस बाय मेकिंग अ कॉन्विक्ट द सोर्स ऑफ पिप्स वेल्थ। तो पिप यहाँ पे डिकेंस क्लास प्रेजुडिस को चैलेंज करते हैं, कैसे? जब उन्होंने यहाँ पे ये दिखा दिया कि एक क्रिमिनल व्यक्ति पिप की लाइफ सही कर रहा है, उसके सोर्स, उसकी वेल्थ, उसकी लाइफ में जो वेल्थ है उसका सोर्स है, इस बात से वो क्लास प्रेजुडिस को चैलेंज करते हैं। मॉरल एम्प्टीनेस ऑफ द अपर क्लास। अब यहाँ पे देखिए मॉरल एम्प्टीनेस दिखाई गई है। जैसे कैरेक्टर्स हैं, जैसे बेंटली ड्रमल, वो क्या दिखाते? क्रुएलिटी। हालांकि वो एरिस्टोक्रेटिक है, तो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेज के नीचे जो क्रुएलिटी दिखी है वो दिखाई गई बेंटली ड्रमल के माध्यम से, कि ये बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते थे स्टेला को। मिस हैविशम ये भी वेल्दी हैं। हर वेल्थ फेल्स टू ब्रिंग मॉरल फुलफिलमेंट। हालांकि ये वेल्दी तो बहुत है, लेकिन मॉरली ये फुलफिल नहीं है ना। इट एम्फेसाइज रिजेक्शंस, डिकेंस रिजेक्शन ऑफ मटेरियल वैल्यूज। इन दोनों कैरेक्टर के माध्यम से हम देखते हैं कि डिकेंस ने मटेरियल वैल्यूज को रिजेक्ट किया है, कि मटेरियल वैल्यूज हमारे अंदर मॉरलिटी नहीं ला सकती। डिकेंस का सोशल मैसेज क्या है यहाँ पे? डिकेन asserts that character not class defines a gentleman। मतलब आपका कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, जरूरी नहीं क्लास आपकी अच्छी हो। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी क्लास अच्छी, वो जेंटलमैन नहीं है। जैसा कि पिप लर्न करते हैं, ही लर्न्स मॉरल वर्थ ट्रांसेंड्स सोशल लेबल्स। इन्होंने क्या सीखा? कि जो मॉरल वर्थ है वो हमारे सोशल लेबल को भी ट्रांसेंड कर देता है, वो भी बदल देता है। तो थ्रू ग्रेट expectations, Dickens dismantles Victorian class arrogance and affirms। dismantles मतलब रिवील करते हैं, क्या रिवील करते हैं? एक्सपोज करते हैं विक्टोरियन क्लास की एरोगेंस को, और ये एफर्म करते हैं दैट ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन आर द ट्रू मार्क्स ऑफ जेंटिलिटी। कि ह्यूमैनिटी एंड कंपैशन दोनों ट्रू मार्क्स हैं जेंटिलिटी का। ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों क्लियर है। अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे मिस हैविशम का। ओके, कई सारे क्वेश्चन हैं, और इसके बाद टाइटल का जस्टिफिकेशन, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसे हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, और आई होप आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर।